के लिए बोलूंगा कि आप भी रीड करें। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। हाँ जी। हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, ये पहला घर होता है हमारा। फर्स्ट हाउस को लगन बोलते हैं। और यहाँ पे लगन में 3 नंबर राशि है, मेरे साथ कोऑपरेट करें, आप मेरे को बताते रहे। 3 नंबर राशि हमारी होती है मिथुन राशि। उसके स्वामी होते हैं बुध। और इनका जो लग्नेश है वो बैठा हुआ है 8वें घर में। ये हमारा 8वां हाउस है। बुध है 8th हाउस में। और वो बैठे हुए किस राशि में? मकर शनि की राशि में। मैं आपको रीड करने। उसके बाद दूसरा घर हमारा धन भाव है। यहाँ पे 4 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा। तो धन भाव के स्वामी चंद्रमा है, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे तुला राशि में। फिफ्थ हाउस ठीक में। है, हाँ 5th हाउस में। तो उनके स्वामी है ये है। और 5 नंबर राशि है सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य है। ये हमारा साहस का घर है, पराक्रम का घर, वो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे 7 नंबर में, धनु राशि में। 6 नंबर 9 नंबर खाली है। में सर, सॉरी, 9 नंबर में सूर्य 9 नंबर में बैठे। नौ आपने नंबर नंबर 7 बोला। घर घर देख रहे, घर के हिसाब से देखते हैं पहले, और ओके राशि ओके। को बाद में कंसीडर। 4th हाउस में जो हमारी है 6 नंबर राशि, ये राशि होती है ये अपना कन्या बुध बुध की राशि virgo। विरगो है। कन्या। हाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं 8वें घर में। उसके बाद 7 नंबर राशि तुला राशि है, तुला तुला राशि जस्ट आगे बैठी हुई है। सिक्स्थ हाउस। हाँ, तो ये है चंद्रमा के साथ शुक्र का मेल बन रहा है, ये वो बाद में देखेंगे। उसके बाद है 8 नंबर राशि होती है हमारी वृश्चिक। 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 स्कॉर्पियो मंगल। मंगल। मंगल है, मंगल बैठा हुआ है इनका धन भाव में। ये भाव के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से है। और 7 नंबर में, साथ में जो है राशि है हमारी ये अपनी 9 नंबर की बृहस्पति। राशि है सर। हाँ धनु। बृहस्पति। धनु राशि सर। वो बृहस्पति बैठे हुए 12वें घर में। और बाकी प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए, प्लैनेट का हम बाद में देखेंगे क्या है। और 10 नंबर शनि की राशि है, और इधर ही बैठे हुए हैं पड़ोस में ही इनके ना। हम्म। और 11 नंबर आपकी शनि की राशि है, ये भी आपके इसमें बैठे हुए 4th हाउस में। उसके बाद 12 नंबर बृहस्पति की राशि है, और बैठे हुए 12वें घर में। और 12 में। 11वां जो घर है, यहाँ पे मंगल की राशि है। और मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? कर्म स्थान में। तो इनको कर्म जो स्थान लाभ 12th होएगा हाउस। सारा ही उनके काम से ही होएगा। ये इस तरह से रिलेट करेंगे। और वो यहाँ पे बृहस्पति जो सॉरी, शुक्र की राशि में 2 नंबर राशि में बृहस्पति बैठे हुए, शुक्र इनके कहाँ बैठे हुए? यहाँ पे, सिक्स्थ जो हाउस। उसके सामने वाले घर, जस्ट सामने वाले घर पे बैठे हुए। इस हम्म। तरह से हम इसको लॉर्ड इंटरचेंज भी बोल सकते हैं, या रीडिंग का एक पैटर्न भी बोल सकते हैं। पर आपने कुंडली जब भी पढ़नी है, पहले वो फ्रंट पेज जो हमने पहले लास्ट टाइम पे देखा था, वो जरूर पढ़ना है। सर जो आपने बर्थ चार्ट भेजा था एक बार आप उसकी प्रोडिक्शन कीजिए ना। मैंने प्रेडिक्शन की है, उसमें काफी डिस्प्यूट है, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। मेरे हाँ पास, क्योंकि मैंने भी किया थोड़ा सा इसलिए। हाँ ये, इसका ये जो फ्रंट पेज है, ये जरूर पढ़ना है आपने। ओके। ठीक है, ये रैंडमली है। अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप कोई भी उसको, या आप सभी उसको ट्राई करें। ठीक है, बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना उससे, उसका हमारे साथ कोई वो नहीं है। और इसी को रीड कर सकते हैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिंह राशि है पहले 1st हाउस में, लगन में। और सिंह राशि का हाँ स्वामी जो बैठा हुआ है, लगन का स्वामी 11वें लाभ स्थान में बैठ गया है ये। इसको इस तरह से भी रीड करते हैं। और कोई रीड करेगा इनको? हाँ मैं करता हूँ तो सर। सर लगन का स्वामी जब लाभ स्थान में बैठा है और वो सोशलाइज का भी घर है, तो आई थिंक इस व्यक्ति को जो धन लाभ मिलेगा, एक तो वो बहुत सोशलाइज होगा, अ, और दूसरा आई थिंक जितना सोशलाइज होगा वहीं से उसको लाभ मिलेगा, बिल्कुल, जितना सेकंड लोगों से हाउस। मिलेगा। हाँ, बस डीप में नहीं जाते मैम, डीप में नहीं, बाकी को नहीं उसका समझवाएंगे। पर्सनैलिटी वाइज। ओके ओके। सेकंड हाउस। चंद्र गुरु। कोई बोले, और रिपीट कर करके बोल देते रहे, आपको जैसे जैसे समझा रहा है। सेकंड हाउस का स्वामी कहाँ बैठ गया? ये तो शुक्र हो गया ना। शुक्र बुध। बुध। बुध बुध है हो सर, गया ना। बुध। 11th हाउस में बैठा सर। 11th हाउस में, बट अस्त होके बैठा हो, फाइनेंशियली हाँ धन के लिए बड़ा ही इनको वो करना पड़ेगा। अस्त बैठा होके क्यों स्वय बैठा है राशि सर। में, बट नो डाउट स्वय राशि में बैठा हुआ है, बट अस्त है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा एक तरह से, सर अस्त क्यों है फाइनेंशियल इसमें। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
ये यहाँ पे खास स्वय तिथि राशि है भी आ सर। गया, स्वय राशि भी को भी रीड करते रहना, ठीक है। और जो थर्ड हाउस पराक्रम का, कोई बोलेगा इस पे? शुक्र, ये अपना, 10th हाउस, ये हाँ, 10th टेंथ हाउस हाउस में। कर्म स्थान में। प्रोफेशनल, कर्म प्रोफेशन के। स्थान, जी। हम्म। तो यहाँ इनका स्वामी कर्म स्थान पे बैठ गया और राहु के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन गया। वो ग्रह के साथ हम वो कॉम्बिनेशन बाद में देखते हैं। और जो इनका जो है फोर्थ हाउस में उसका स्वामी मंगल है। मंगल मंगल आप इनका बैठ गया है 8th हाउस में। एट्थ हाउस में। हाँ। ये कंसेप्ट जिन्होंने बाकी लोगों को समझ आ रहा है कि हम किस तरह से कर रहे हैं? हम्म। सर ये तो समझ आ गया कि इसका स्वामी यहाँ बैठा है, ये हाउस में बैठा हाँ, है, ये स्वामी इसको बैठा है। लॉर्ड इंटरचेंज भी बोलते हैं, पर ये आपको पता लगेगा कि कहाँ से है। अभी पर इससे इसके रिजल्टेंट कैसे हम करेंगे कि ये रिजल्ट देगा? रिजल्ट देखिए, अब मैं छोटी सी चीज बताता हूँ। इसी कुंडली में देखें, ठीक है। यहाँ पे इसका जो स्वामी है सेकंड हाउस का, धन भाव बोलते हैं, उसका स्वामी जो बैठा हुआ है यहाँ पे 11वें भाव लाभ स्थान में, 11वें बट में। अस्त है, ठीक है। तो यहाँ से जो लाभ स्थान के लाभ है ना, उनसे फाइनेंशियली के लिए दिक्कत रहेगी। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, एक छोटी सी है, गुरु और चंद्र गज केसरी योग बन रहा है फाइनेंशियली, ठीक है। अब ये गुरु और चंद्र की कंडीशन अगर इनके स्वामी के देखे, उसके बाद रास्ता कहां से बनेगा? चंद्रमा कहां बैठा हुआ है? चंद्रमा की राशि, सॉरी। चंद्रमा की राशि सर चौथे, ये 12वें घर में होगी सर। हाँ, ब्याह के नहीं घर नहीं। में है तो ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी। और बृहस्पति हाँ। की राशि देखे, बृहस्पति हो गई 5वें और सर। 8वें घर में सर। 5वें और 8वें घर से। तो इसको ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली इनको रिलेट करना है, घरों से रिलेट करना है। वो प्रिडिक्शन पार्ट है, वो हम बाद में, मतलब मेरा कहने का मतलब लॉर्ड इंटरचेंज आपको समझ आ गया कि नहीं? लोअर इंटरचेंज तो समझ आ गया सर। ठीक है। अब इनको जो है, पहले स्वामी है ना, जो इनके लॉर्ड है, उनको देखे कहाँ पे बैठे हैं, वहां से एक सोर्स बनेगा इनकम का या उससे रिलेशन का, एक चीज आ जाती है, ठीक है। अब वहां पे जो ग्रह बैठे हुए, अगर तो खाली अकेले है स्वामी, ठीक है, वहां पे राशि है, तो डायरेक्टली उनका वो वही रिजल्ट है। मान सपोज करो कि इनके जो धन भाव में कोई वो नहीं होता, ग्रह नहीं होता, सीधा ही 6 नंबर लिखा होता, बुध से आ जाता। तो इनको जो इनकम का सोर्स, मेन इनकम का सोर्स यहाँ से ना बुध से रहना था, या फिर कर्म स्थान से, वो अलग अलग तरीके से देखेंगे। बाकी ऐसे ही हमारा जो 7वां घर है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसमें लॉर्ड कितने बैठे हुए हैं, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनसे रिलेशन बना के एक प्रिडिक्शन निकलेगी। ये आपको समझ आई कि नहीं, पहले ये बताइए, यस और नो में। सर समझ में आ गई। जैसे आपने ये चार्ट में बताया कि मतलब इनको फाइनेंशियल दिक्कत रहेगी, तो आपने बहुत पहले ही क्लास में बताया था कि अगर ये कोई भी इंसान 8वें घर से रिलेटेड काम करता है तो उसमें सक्सेस मिलती है। तो अगर ये मंगल से रिलेटेड काम या जुपिटर से रिलेटेड काम करेगा तो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं रहेगी इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हमें सिर्फ अभी इस कुंडली में आपने ये देखा कि स्वय राशि में कौन है और उच्च और नीच देखने हैं, और आई थिंक इस कुंडली में कोई उच्च नीच का था नहीं। अगर अदरवाइज हमारे पास वो आ जाता है, अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें, इसका डाटा चेंज कर लें। यहाँ पे बकरी आ रही है, इसमें भी ना उच्च नीच नहीं आ रहा। तो यही देख लेते हैं, बकरी को ही कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अब सैटर्न यहाँ पे बकरी है, ठीक है, इस पे बकरी का निशान मानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में। तो इस घर से रिलेटेड सैटर्न ना उनको स्ट्रगल करवाएगा। बकरी का क्या है कि कार्मिक डेट है, तो इस घर से रिलेटेड जितने भी सुख होते हैं हमारे, ये शिक्षा का भी बोला जाता है, संतान का भी बोला जाता है, जितने भी हमने किए उससे रिलेटेड ये स्ट्रगल करवाएगा। और उसके बाद शुक्र भी बकरी है और बुध भी बकरी है। अब शुक्र से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं कर्म स्थान में अगर वो करेगा, तो वो उनमें जो है इसको स्ट्रगल होएगा। बकरी के जो फल होते हैं उनकी दशांतर दशा में काउंट होते हैं, ठीक है? सर स्वयं सर बकरिए राशि इसमें, जो है आपने, बकरिए जो है स्ट्रगल ही देंगे अगर
हाँ, इनकी खुद की दशा नहीं चल रही होगी तो। स्ट्रगल देंगे, बट वो है कि ऐसा नहीं, रिजल्ट जरूर देंगे। जब इंसान गिरता है उसके बाद रिजल्ट भी और यहाँ पे शुक्र जो स्वय राशि में 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है, यहाँ से हम दे सकते हैं कौन सी स्वय राशि में बैठा हुआ है। शुक्र स्वय राशि में बैठा हुआ है, और इसके अलावा नहीं, और कोई नहीं है स्वय राशि में। सर इसमें ये कह सकते हैं ना, इसकी मैरिड लाइफ में इशू रहेगा, हाँ, वो सारी चीजें कंसीव वाले रहेगी। इश्यूज इसको रह सकते हैं। हाँ, वो चीजें रहेगी, ठीक है। ये एक तरह से ना इसको ट्राई करें, मैं आपको और कुंडलियां या आप अपनी कुंडलियों में ना इसको रीड करने, बाकी आगे पैटर्न हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। सर ये वक्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए ना। कैसे मतलब? मतलब वक्री का मतलब क्या, मतलब हो सेंस क्या है वक्री का ना। सर, बकरी हमने ग्रह किए थे, होते कैसे है, जब कोई हाँ। प्लैनेट नॉर्मल स्पीड से चल रहा होता है, ठीक है, उसकी वो एक्चुअल स्पीड कम हो जाती है, तो वो उसको बकरी बोलते हैं। वैसे तो इसको बोलते हैं, बकरी का मतलब है कि पीछे वो ना, पिछले उससे चलना। जब अच्छा उसकी अच्छा। स्पीड कम होगी तो उसके जो प्रभाव है ना, एक चीज आप एक देखिए ना, एक गाड़ी चल रही है, एक ट्रैक से चल रही है, एक स्पीड से 60 से चल रही है, तो 60 से स्मूथली चलेगी। जब वो कम हो जाएगी तो फिर जो स्पीड कम होने की वजह से ना लाइफ में स्ट्रगल आएगा, अलग अलग चैलेंज। बकरी ग्रह जो जो बोला जाता है, ये हमारे कार्मिक डेट होते हैं, जो हमें पिछले जन्म में के डेट है वो क्लियर करने पड़ेंगे। जब वो उसका जो हमारा कार्मिक सर्कल जो खत्म हो जाता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। वो ठीक है। अभी किस स्टेज पे आएंगे, वो अलग अलग स्टेज है। ज्यादातर ये दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। और बकरी ग्रह का क्या है कि जिस घर में बैठे हुए, जैसे यार 10th हाउस में बैठा हुआ है, उसका इम्पैक्ट पिछले घर में भी रहेगा, 9th में भी रहेगा। और वो ओके। कब आएगा? जब उसकी दशा अंतर दशा रहेगी। तो दशा में ही करेगा इम्पैक्ट, अदरवाइज नहीं करेगा ये? नहीं, अदरवाइज इतना नहीं दिखाता है, दशा अंतर दशा में ज्यादा दिखाता है, ओके। ठीक है। स्लो हो जाते हैं उसके बाद। सर ऐसा कुछ है, हम 10th हाउस की रिजल्ट के लिए 7th और 3rd हाउस को भी देखते हैं? बिल्कुल, जो उसके लॉर्ड को देखना, मैं वही तो आपको समझा। अगर एक राशि है, जैसे चंद्रमा और सूर्य, उनका तो एक ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो लॉर्ड है उनके सबके दो दो है, तो अब देखिए वहां से एक वहां ग्रह से ना दो दो जो उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और भी बहुत सारी थोड़ी नहीं नहीं थोड़ी सर। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि ये जो ना इसमें एस्ट्रोलॉजी में काउंट होती है। आगे स्टार्ट करें, आज आई थिंक कम ही स्टूडेंट है, तो रिकॉर्डिंग लगा ली हमने, रिकॉर्डिंग लगा ली। आज तो ज्यादा पढ़ाना फिर सर। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि जो नहीं है उनको दर्द हो ऐसा कुछ करना चाहिए लगना हो। चाहिए ना, क्लास गलत छोड़ दी। जी जी। लॉर्ड चेंज मैंने जो अभी आपको ना पहले ही इसलिए कंसेप्ट बताया है, लग्नेश फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो कहाँ पे बैठी हुई है। अब ये लग्नेश कैसे अच्छा होएगा, स्वय राशि में उच्च का होके बैठा है, वो चीजें हम देख सकते हैं। और सेकंड हाउस को धनेश भी बोलते हैं, धन भाव भी बोलते हैं। और ये कुछ दृष्टियां इसको आप खुद अभी मैं कर लेना, मैंने वैसे कर रखा है। तीसरा अगर हमारा पराक्रम का है, उसका स्वामी कहाँ पे चेंज होके जा रहा है, ठीक है, और उसके ही से उससे रहेगी, एक छोटी सी वो है। चौथा घर हमारा जो है घर की सुख शांति का, इसका स्वामी कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो बैठा हुआ 6 8 12 में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल देता है उसका स्वामी। वो आगे हम मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। उसके बाद जो है पांचवा घर संतान का घर है। अब यहाँ पे अगर राहु केतु आ जाए, या ये चीजें, प्यार का घर भी बोला जाता है, तो उसका स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ, उसके साथ उसका रिलेशनशिप रहेगा। सेम उसके बाद है 6th हाउस का, 7th का, इस लॉर्ड इंटरचेंज हमने जो अभी किया है वही कंसेप्ट है। सर जैसे कि जो 5th हाउस में राहु केतु बैठे हैं, ठीक है, तो हम इसको ये भी कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर ये लव मैरिज करता है या रिलेशनशिप में रहता है, तो उसको हमेशा धोखे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे हम देख लेंगे। फर्स्ट हाउस ये हमारा ना राशि ही है, ठीक है। इसको आप काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं वैदिक में ना, काल पुरुष की कुंडली, जिसमें मेष राशि को जो है लग्न माना गया है। तो अगर फर्स्ट हाउस में लगन में फर्स्ट हाउस फर्स्ट राशि हुई है मंगल, इसको यहां से आप रहने दीजिए, ये बाद में आपको समझाता हूँ। हट गया, क्योंकि मैं आपको ना वो पीडीएफ इसको करता हूँ।
सर वो भी तो बताएंगे ना कि अगर जो लगन में जैसे कि तुला बैठा है या मंगल बैठा, तो उससे भी हम पर्सनैलिटी बता सकते हैं ना कि इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, किस तरह का है, इसकी क्या रहेगा। एक सेकंड। ये चार्ट विजिबल है आपको ना? इसको थोड़ा टेक्निकली है, समझना जरूर। और ये हमारी जो फर्स्ट हाउस है ना, इसमें फर्स्ट राशि, ये काल पुरुष की कुंडली बोला जाता है, ठीक है। पहली जो राशि है उसका स्वामी कौन है? मेष राशि के। मंगल है सर सर। क्यों बोलेंगे कालपुरुष, पहले ये बता दीजिए। काल सूर्य पुरुष मंगल है की इसलिए। कुंडली इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे मेष राशि को जो है ना, जो पहली राशि है ना, उसको लगन में बिठाया जाता है, तो एक सबको एक यूनिवर्सली माना जाता है, ठीक है। ओके। इसी हिसाब से हुआ है। तो हमारा पहला घर है जो है, उसके ये उसका स्वामी, जो लॉर्ड होएगा ना, वो उसका स्वामी होएगा, उसका स्वामी है मंगल, ठीक है। मंगल है। सेकंड राशि है, उसका स्वामी है बृहस्पति, हम्म। ठीक है। और थर्ड राशि का स्वामी कौन है? ये अपना बुध। बुध बुध। है सर। और फोर्थ का? चंद्रमा। चंद्रमा। फिफ्थ का? सूर्य। सूर्य आ सूर्य। गया। सिक्स्थ का? बुध। बुध। और बुध है सेवेंथ शुक्र। का? शुक्र। शुक्र सर। एट्थ का? शनि। ना एट मंगल का सर, मंगल 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 आएगा, मंगल। मंगल। नाइन्थ का? गुरु। बृहस्पति आएगा। बृहस्पति। और शनि। यहाँ पे शनि टेंथ आएगा। का? शनि शनि। है सर। इलेवेंथ का? शनि। शनि शनि। आएगा। अगला बृहस्पति हो जाएगा सर। गुरु। शनि शनि सॉरी, शनि आएगा। और ट्वेल्थ का बृहस्पति, गुरु। हाँ, ठीक है। बृहस्पति। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको मैं इसलिए बता रहा था। यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे नीचे गए ना, ये इनके ये पक्के घर के वो मालिक है, ठीक है। फर्स्ट हाउस का जो मालिक है वो मंगल है, सेकंड का शुक्र है, और थर्ड का जो है बुध है, फोर्थ का चंद्रमा है, ठीक है। फिफ्थ का सूर्य है, और सिक्स्थ का बुध है, सेवन्थ का शुक्र है, एट्थ का मंगल है, और नाइन्थ का बृहस्पति है। बृहस्पति का घर बोला जाता है, इसका मालिक बोलते हैं इसको। और 10वें का है जो है आपका शनि है, और 11वें का भी शनि है, और 12वें का बृहस्पति है। ये इनके इन घरों के पक्के मालिक है। क्लियर हो गया? सर बृहस्पति को बहुत सारे घरों में बैठा दिया आपने। दो दो घरों में ही है सर। पहले आप मालिकों के बारे में समझे, हम्म। ठीक है। अब सेम सेम सिचुएशन है कि ये स्वामी बोलते हैं इनको, ठीक है। पहले घर में जो है हमारा लगन है, उसका जो मान का मंगल है, उसके बाद शुक्र, इसी सीक्वेंस में आ गया ये आपके यहाँ तक। क्लियर है सर? ये कारक अब ग्रह क्या है सर? आगे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है ना, ये ऊपर वाले जो पार्ट है, ये यहाँ पे, ये इस घर का जो, ये यहाँ पे इसको किराएदार भी बोल सकते हैं। अगर मंगल मालिक है तो ये सूर्य यहाँ पे किराएदार है, ठीक है। ओके। तो इस घर में दो बंदों की चलेगी, मंगल और सूर्य की, पहले घर में। सेकंड हाउस में जो है बृहस्पति किराएदार है, कारक भी बोलते हैं इसको, कारक भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंगल को, यहाँ पे चंद्रमा ही माना जाता है, बाकी किसी को नहीं। यहाँ पे कोई भी आ जाए उसको सब ठीक ही मानते हैं। ये सूर्य का है यहाँ पे बृहस्पति को, क्योंकि हमारा संतान का कारक है ये। यहाँ पे केतु को माना जाता है, और यहाँ पे बुध को भी माना जाता है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे शनि, जो कारक है शनि, यहाँ पे सभी को अच्छा ही माना जाता है, कोई भी आ जाए। और इस यहाँ पे शनि की जगह, यहाँ पे शनि को, और यहाँ पे जो है ना, शनि के घर में बृहस्पति को अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे राहु को माना जाता है। अगर आपने उच्च नीच का किया होगा तो वहां पे भी ये कहीं ना कहीं मिलते हैं। क्लियर है सर? अब इस घर को देखना है, अगर है ना, फर्स्ट हाउस को, लगन को देखना है,
तो ये शुक्र और सॉरी सूर्य और मंगल का यहाँ पे जो है स्वामित्व रहेगा। जो स्वामी मंगल है और सूर्य जो कारक है, तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा, यहाँ पे जो प्लेनेट बैठेगा, अगर इन लोगों का मित्र है तो वो अच्छे फल देगा, अगर अच्छा भी है। ठीक है। अगर इन लोगों का दुश्मन आ गया, इन लोगों का दुश्मन कौन आ जाता है, कोई बताएगा शनि। सर? शनि। शनि आ गया। शनि आएगा सर। हाँ, शनि आ जाएगा। बुध। लगन के फल चाहे वो अच्छा भी बैठ के लगन के फल वो पूरे नहीं देने देंगे, क्योंकि ये दोनों ही उसको एक उंगली करते रहेंगे, हमारी आम लैंग्वेज में बोले। ठीक है। क्योंकि इनका घर है, इन्होंने एक यहाँ पे उसको अगर थोड़ी देर के लिए उसको बैठाया जाता है तो है। अब बृहस्पति और शुक्र, यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहती है, ये है दोनों ही वो अपने आप में दुश्मन है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाएगी, एक का दुश्मन आएगा, एक का मित्र आ जाएगा। ठीक है। यहाँ ये घर जो धन भाव है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है। अगर मान लो बृहस्पति के दुश्मन आ जाते, मित्र आ जाते हैं, तो वो शुक्र अपने फलों में कमी कर देता है। ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? और अगर यहाँ पे सर दोनों के मित्र आ गए, कोई एक ग्रह तो कॉमन होगा जो मित्र होगा दोनों का। हाँ, फिर वो पैसा बरसाएंगे, फिर यहाँ से पैसा शनि बरसा। शनि दोनों का मित्र रहेगा। शनि शनि एक में उसको सम मानता है, एक में ठीक। हाँ, शनि यहाँ पे है। अब राहु को, राहु आ जाता है तो वो करवाता है। केतु आ जाएगा तो बृहस्पति के कंट्रोल में रहता है, बट वो शुक्र के साथ फल खराब कर देता है। ठीक है। ये अभी आप वो जो आपका ना मित्र और शत्रु वाला टेबल है ना, वो आप अपने सामने रखो तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताए। क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है। सभी को क्लियर हो रहा है? वीरेंद्र मैम क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले बताए। हाँ जी सर, हाँ जी। प्रिया जी क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं आया समझ में। अच्छा, और किसको नहीं क्लियर हो रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें पहले क्या देखना है, हमारी जो राशियां हैं, काल पुरुष की कुंडली है वो देखनी है। अब ये हमने उच्च और नीच देखे थे, वो अलग से देखे थे। ठीक है। उसके अलावा अगर उस ग्रह के उस भाव के फल देखने हैं ना, उस हाउस के फल देखने हैं, तो उच्च नीच भी देखने। देखो यहाँ पे कई चीजें आपके पास मिक्स हो रही है। स्वयं राशि एक हो गया, उच्च नीच एक दूसरा हो गया, अस्त भी आ गया, बकरी भी आ गया। उसके बाद आ गया आपका जो हाउस है ना, उसके जो मालिक और कारक ग्रह है ना, वो आपके उसके फल को कैसे खराब करेंगे। ठीक है। तो ये चीजें सारी अब इकट्ठा करके फाइनल आपकी जो प्रिडिक्शन की ओर आप जाओगे। आगे है मंगल। यहाँ पे मंगल और बुध के अगर मंगल बुध की राशि है। ठीक है। और मंगल की है, बट यहाँ पे अगर हम उच्च और नीच में देखोगे आप, तो किसको अच्छा माना गया? राहु को अच्छा माना गया है। उच्च और नीच में राहु को अच्छा माना गया है। सर मंगल को भी अच्छा माना गया है यहाँ पे तीसरे घर में। हाँ, वो यहाँ पे मंगल भी अच्छा रहेगा। मतलब अगर राहु आ जाए तो वो अलग चीज है, यहाँ पे मंगल आ जाएगा तो उसमें क्या है कि अब इस पे देखिए ना, मंगल को कारक क्यों माना गया है? बुध यहाँ पे राशि है। अगर यहाँ पे मंगल आ जाएगा ना, तो अग्रेशन बहुत ज्यादा होएगा, प्रॉपर्टी के काम कर सकता, पराक्रम में उसके जितने भी साहस वाले काम है ना, उसमें फुल एनर्जी होएगी। ऐसा बंदा सर जिम जरूर जाता है या फिर जिम के इक्विपमेंट्स उसके पास होते हैं घर हाँ, में। वो चीजें ये कर सकता है। अगला घर है यहाँ पे चंद्रमा का है। ठीक है। फोर्थ राशि चंद्रमा की है, यहाँ पे किसी को अच्छा उबरा नहीं गया, यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाए। पर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? जब चंद्रमा के दुश्मन यहाँ पे आके बैठ जाते हैं तो इसको दिक्कत करते हैं। हमने चंद्रमा के इसके शत्रु शत्रु कोई नहीं है, पर इसको शत्रु मानने वाले बहुत सारे हैं। शनि इसको शत्रु मानता है, बुध इसको शत्रु मानता है, और इसके अलावा सूर्य यहाँ पे आ जाए तो कहीं ना कहीं वो खराब करता है। ऐसा नहीं कि खराब वो इसको शत्रु मानता है, पर वो आपको टेंडेंसी बताई है। अब इस घर में, चौथे घर में इसके जो इसको शत्रु मानते हैं, आप उस वो वाला उठा के देखिए तो प्रॉब्लम करते हैं। क्लियर है सर? पांचवा घर सूर्य का घर है, मालिक सूर्य है, बृहस्पति को सर यहाँ एक क्वेश्चन है इसमें, चौथे घर में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता ना। अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य को। बिल्कुल अच्छा इन द सेंस कि अगर हम वो देखें, क्रूर ग्रह है और चंद्रमा हम्म। सौम्य है। अब उसके साथ हम्म। ऐसे क्रूर ग्रह की जो अगर वो युति बनती है, ऐसा नहीं है हम्म। कि इसको शत्रु और मित्र में लेके गए हैं।
बट अगर हम टेक्निकली रिजल्ट वाइज देखें तो अच्छा नहीं मानते, ठीक है। जी। हाँ, बट ये है कि कहीं ना कहीं वो किसी का है चौथे घर में सूर्य। चौथे में मेरा है सर। मेरा मेरा है सर, वो बृहस्पति के साथ, बृहस्पति और केतु के साथ। आपका भी सर? हाँ जी, मेरा भी है सूर्य ना। ओके ओके। तो इसमें मैंने इसमें खाने मैंने में, देखा कि खाने में सूर्य कितना अगर, शौक है सर आपको, खाना बनाने या खाना अच्छा अच्छा खाने का? हाँ, बनाने का भी है, खाने का भी है सर। हाँ, तो क्योंकि चंद्रमा का घर है मदर के काम ना, ये सूर्य खुद कर रहा है यहाँ पे आके। हाँ, वाइफ के काम भी कर रहे हैं हम तो। हाँ, खुद ही करेगा, मदर के काम भी खुद ही करेगा, ये पर्सनैलिटी है, हम्म। आप चीज नोट करें। और साथ के साथ अभी तो आपको हुआ है जैसे जैसे है ना कि लाइक फैमिली में या बच्चों के साथ भी उसी तरह से मदर नेचर से ही जो है ना बिहेव करते हैं, बट फैमिली में एग्रेसिव थोड़े ज्यादा रहते हैं। एक सर सूर्य का यहाँ पे ऐसा है कि मैंने ये महसूस भी करा है और देखा भी है दूसरों के, जैसे सूर्य चौथे घर में हो, कि कहीं ना कहीं दूसरों से जब कोई सामने वाला तरक्की कर रहा है तो एक किस्म की घृणा पैदा हो जाती है उनके मन में, हाँ, अगर ये सूर्य चौथे घर में हो तो। ईगो तो सर, ईगो तो सूर्य में है ही है। और अगर हम देखें, एक टेक्निकल सी चीज मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। अ, ये अगर उसमें से आएगा ना यहाँ पे, तो चंद्रमा के साथ है ना एक प्यार है और पानी है, जब इसका कॉम्बिनेशन आएगा कोई नहीं मिलेगा तो उसकी तरह ईगो में ही कन्वर्ट करेगा वो, हम्म। बिल्कुल उसमें। उसके बाद सूर्य है पांचवें घर का, यहाँ का मालिक सूर्य है और बृहस्पति जो है कारक है। इनके अब यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन देखने हैं आपने, आप यहाँ से पता लगता है कि कैसे है। देखिए, शुक्र यहाँ पे आ जाता है, नो डाउट लव का वो हो जाता है, प्लेनेट होता है। इसमें क्या है कि ये अब प्यार क्यों करते हैं, इनमें सेक्सुअल पावर ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो सूर्य का घर है वो हीट एक तरह से बॉडी में पैदा करते हैं, इसलिए अट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं ये, ठीक है। वो अट्रैक्शन का कारण बनते हैं, इसलिए प्यार मोहब्बत में ये जाते हैं ज्यादा। और उसके बाद अगर इनके दुश्मन आ जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम। दुश्मन कौन आ गया, शनि आ गया यहाँ पे। शनि आ गया तो बच्चे में डिले होता है। राहु आ गया, ग्रहण बनाता है दोनों में, तो ये प्रॉब्लम करते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, हमने सेक्टर देखे हैं काफी ज्यादा। उसके बाद आगे इसको डिटेल में हम आगे, बुध और केतु का, कि एक तो चीज यहाँ से है ना कि ऋण भी वो भी देखे जाते हैं, रोग भी देखे जाते हैं, सारी चीजें देखी जाती है। बुध का घर है, इनके मित्र आ जाए, बुध के मित्र आ जाए, बुध के मित्र हमने वो आपको मैंने चार्ट दे रखा है। अगर इनके दुश्मन आ जाए, चंद्रमा यहाँ पे आ जाए, क्यों इसको छठे करके चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते, इसीलिए नहीं मानते हैं कि वो बुध के उसमें आ जाता है। चंद्रमा तो कुछ नहीं करेगा पर बुध उसका कुछ छोड़ेगा भी नहीं है, वो उससे दुश्मनी रखता है, इसलिए यहाँ पे इसको चंद्रमा को अच्छा मानता है। केतु के साथ ग्रहण में आ जाता है, तो यहाँ पे क्रूर ग्रहों को इसलिए अच्छा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं फाइट करते हैं अगले वाले घर के। शुक्र सातवें घर में, शुक्र और बुध का ये है। अब यहाँ पे इनके दुश्मन आ जाए, सर डिस्टरबेंस आ रही है सुनने में ना किसी का, शायद हाँ से प्लीज म्यूट माइक। कर ले अगर किसी का ना हाँ वो काफी परेशानी हो रही है। ओके। शुक्र सातवां घर शुक्र का है और बुध का है। शुक्र यहाँ पे मालिक है और बुध कारक है। ओके, तो बुध कारक है। अगर इनके मित्र आ जाए यहाँ पे तो अच्छा है, अगर दुश्मन आ जाए, दुश्मन कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य है। उसके पीछे रीजन क्या है, एक नंबर में उच्च का है, यहाँ पे नीच का भी है, एक चीज आ जाती है। दुश्मन आ जाए तो यहाँ पे मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेशन नहीं आएगी, जितने भी दुश्मन है इनके। अब यहाँ से देखें कि आपको पता लगेगा कि किस ग्रह को यहाँ पे अच्छा नहीं मानते। राहु केतु को बिल्कुल नहीं अच्छा मानते हैं, इसलिए कि वो डिस्टर्बेशन लेके आते हैं, क्या वो चीजें आ जाती है। और ये अगला घर है मंगल और शनि का। इस घर में तो वैसे नॉर्मली खाली हो तो ही अच्छा है, अदरवाइज प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है ये घर। इनके दुश्मन आ जाए तो दिक्कतें हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई भी ग्रह आ जाए वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का घर बोलते हैं, तो चेंज लेके। बृहस्पति, इस घर में बृहस्पति, बृहस्पति के मित्र आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, दुश्मन आएंगे तो प्रॉब्लम देगा। शनि है, शनि ये इसको ये घर इसलिए दिया है, कर्म फल दाता है हमारा, ये काम है, तो कर्म स्थान है, इसलिए यहाँ पे दे रखा है। शनि के वो आएंगे, शनि के हिसाब से चलेगा ना यहाँ पे बंदा, कोई भी ग्रह तो वो तरक्की करेगा। अगर शनि से आउट होके चलेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, कोई भी ग्रह आ जाए। यहाँ पे शनि और बृहस्पति का है,
शनि का कर्म है और बृहस्पति जो है पैसा है, लाभ का स्थान है। तो यहाँ पे जो प्लेनेट आएगा वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, शनि और बृहस्पति। केतु आ जाता है प्रॉब्लम करता है, और आपका शुक्र आ जाए तो डिजायर जो है इच्छा पूर्ति का है। यहाँ पे बृहस्पति और राहु को जो है ना दिया गया है, बृहस्पति का घर है राहु को, राहु हमारा फॉरेन ट्रैवल है और हमारा खर्चा है। पर यहाँ उल्टा देखें, अगर उसको अगर उच्च नीच में देखें तो केतु को अच्छा माना गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उन तीनों चीजों को इकट्ठा करके आपको ये चीज पता लगेगी कौन क्या कैसे रिजल्ट आते सर राहु 12th हाउस में तो नेगेटिव रिजल्ट देगा ना? हैं। नेगेटिव देते हैं, बट इसका यहाँ पे वो रहता है, बट यहाँ पे नेगेटिविटी रहती है, पर उच्च उसको केतु का माना जाता है। पर ये आपको नेगेटिविटी कहाँ से आ जाती है, सपोज करें इसको आपने जे दो तरह। जी, जेल यात्रा भी करवाते जेल हैं। यात्रा को भी यहीं से देखा जाता है, जेल यात्रा को भी यहीं से देखा जाता है। इसको ना अगर हम्म, हम बाद में आपको मैं समझाऊंगा, इसको हम इस पार्ट को इसको अपने अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा जब हम रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं। तो इस चार्ट को देख के ही अपने दिमाग में रेमेडीज की जाती है। ठीक है। सर कल आपने एक चीज बोली थी कि 10th हाउस मंगल जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 10th हाउस आपने शनि का घर बोला है और शनि और मंगल आपस में फ्रेंड नहीं है, नहीं है तो बिल्कुल। ये फिर मंगल इस घर में कैसे अच्छा हो गया? मैम मंगल को ना उच्च यहाँ का पे। होगा ना सर, इस घर में उच्च का होगा ना मंगल। हाँ जी। मंगल इस घर में उच्च का होगा, इसमें तो ये अच्छा होता है। हाँ वो हाँ लेकिन है तो शनि का घर ना, वो शनि क्वेश्चन का है मेरा। शनि का घर है, ये शनि का घर है। इस घर को मैं अच्छा इसलिए माना जाता है मैम कि ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है शनि के हिसाब से। मैंने आपको ये वर्ड यूज किया है, यहाँ पे जो ग्रह होएगा ना उसको शनि के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बट सर मंगल तो शनि के हिसाब से कभी चलता नहीं है। चलेगा सर, अच्छा, चलेगा। यहाँ चलेगा। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बृहस्पति यहाँ पे आ जाए, ठीक है, नो डाउट वो काम करेगा, सारा कुछ करेगा, दो नंबरी भी करेगा। बृहस्पति एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर बृहस्पति की एक पर्सनैलिटी होती है कि वो दान धर्म में चला जाता है। अगर उसने ये सोचा कि मैंने जो कर्म किया है, क्योंकि काम में क्या है, एक नंबर भी करना पड़ता है, दो नंबर भी करना पड़ता है। ठीक है, आपको जिग जैग करनी पड़ेगी। अगर आपको लगे कि किसी का बृहस्पति यहाँ पे है और जिग जैग करनी पड़ती है, ये सबको है नॉर्मल लाइफ में, अगर वो जिग जैग से हट के सोचे कि भैया मेरे से बहुत पाप हो गया, मैं पुण्य कर लेता हूँ। मान लो कि वो कहीं लंगर लगाना शुरू कर देता है, यात्रा पे जाना शुरू कर देता है, तो वहां से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब शनि क्या बोलता है कि भैया तेरे को जो काम दिया था ना उस पर ध्यान दे, ना कि अपने चीजों पे ध्यान दे। ठीक है? अब शनि मंगल की बात करें, जैसे मंगल अगर वो अपने काम पे शनि की तरह से चलता रहेगा, सिस्टमेटिकली चलता रहेगा तो अच्छा है। और इसको इसलिए भी देखा जाता है कि ये जो हमारा घर का सुख है ना, घर का कारक है चंद्रमा, तो उसके साथ रिलेट किया जाता है। अच्छा अच्छा बुरा हम इससे नहीं देखेंगे कि वहां पे बैठा हुआ है, हम उसके जो मालिक है मैम उसके लिए रिजल्ट के लिए देखेंगे कि वो कैसा रिजल्ट देगा वो घर। अगर सर यहाँ 10th हाउस में कोई भी नहीं हो तो? हाँ जी। तो अगर कुछ भी ना हो तो? उसको फर्स्ट हाउस से देखेंगे या राशि लॉर्ड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मनीषा मैम क्लियर हुआ कि नहीं आपका? जी जी सर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये हमने उच्च नीच देखना है, वहां पे जो उसका जो रिजल्ट देगा ना, किसी भी हाउस का रिजल्ट देगा। सपोज करो कि हमारा ये 7th हाउस है, वो उसके रिजल्ट जो है ना मालिक के हिसाब से भी रहेंगे, कितना आपको फ्रूटफुल रहेगा उसके हिसाब से। Okay. सर एक बार ना ये उच्च नीच का दोबारा से थोड़ा बता सकते, थोड़ा यही थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है ना, उच्च का नीच का जो भी है। उच्च नीच का कंफ्यूजन आ रहा है। थोड़ा सा बता दो एक बार प्लीज। सर हमने कल किया था, मेरे को फिर हाँ वही। पता है मुझे, बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा फिर से ना। उच्च नीच में ना सर हमने वैसे ऑलरेडी आपको मैं बताया था कि कौन से घर में क्या उच्च है, कौन से में क्या नीच है। ठीक है, हम्म। अगर आपको वैसे नॉर्मली सेम यही जो चीजें हमने चार्ट में देखी है ना, जो लगन का स्वामी है,
यहाँ पे स्वामी कालपुरुष की कुंडली से ही है, और कारक ग्रह है सूर्य है, और सेकंड हाउस का स्वामी है शुक्र है, और कारक ग्रह बोला गया है बृहस्पति को, और थर्ड हाउस का स्वामी बुध है, और कारक ग्रह मंगल को माना गया जो हमने चार्ट में देखा है। ठीक है? चौथे घर में चंद्रमा को ही स्वामी है और यही कारक है। यहाँ पे पांचवें में सूर्य स्वामी है और कारक बृहस्पति है। छठे में बुध की राशि होती है, बुध है और केतु को कारक माना गया। यहाँ पे सातवें में शुक्र है और इसको शुक्र और बुध को ही कारक माना जाता है, और आठवें में मंगल है, शनि को कारक माना गया। नौवां हमारा भाग्य स्थान है, बृहस्पति का है, बृहस्पति को ही कारक माना है। कर्म स्थान है, शनि है और शनि को ही कारक माना गया। शनि की ये राशि गुरुजी होती है, मेष लगन की कुंडली से ही क्यों रिलेट कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है ना, जो घर है, पहले आपको बता देता हूँ, हमारी राशियों के सीक्वेंस हमें पता है कि सीक्वेंस ये चीज आती है, ठीक है। घर भी हमें पता है कि यहाँ से स्टार्ट होंगे। अब उसको जो है ना एस्ट्रोलॉजी में एक तरह से जब किसी चीज की कैलकुलेशन करनी पड़े करते हैं ना, तो एक बेस लेना पड़ता है। जैसे राशियों का सीक्वेंस है, नक्षत्रों का सीक्वेंस है, नक्षत्रों के सीक्वेंस से हमने एक राशियां बनाई है, ठीक है। जितने भी वो करे एक सीक्वेंस में चले 27। अब राशियां आ गई, राशियों को ही हम जो हमारी 12 राशियां हैं उसमें फर्स्ट हाउस में पहली घर राशि को बिठाया गया, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन की है, घर उसी हिसाब से दिए गए हैं, उसी के हिसाब से उच्च नीच दिए गए। मेष लग्न की कुंडली से ही इसको कारकों को मानते हैं, एक सीक्वेंस से ही, जिसे काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली आपको बार बार सुनने में मिलता है। जी बोलिए, वो आप अनम्यूट तो करें प्लीज। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट है, अब जैसे किसी का कन्या लग्न है तो हम देखेंगे जो बुध है वो सूर्य और मंगल के साथ दोस्ती है कि नहीं है, तब उसका फलादेश करेंगे। अब आपका कौन सा कन्या लगन की कुंडली है, ठीक है। अब हाँ। वो मान लीजिए यहाँ पे लगन को छोड़ रहा उसको छोड़ दे, लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ना, जो प्लेनेट बैठा हुआ है, अ- सपोज करो कि यहाँ पे अच्छा। सूर्य बैठ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, सूर्य का हम घर है। शनि मानते हैं, गुरुजी शनि, शनि मानते हैं कि शनि हाँ। मानते ग्रह को माने। अभी लगन लग्नेश को छोड़ दे आप ना, वहां पे अगर हाँ शनि बैठा हुआ है, तो शनि क्या है, जी, सूर्य का भी एंटी है और उसका मंगल का भी एंटी मंगल है। का भी। हाँ। तो अब शनि के जो फल है, आपकी लगन के जो फल है ना, जो आपकी पर्सनैलिटी में या आपको कुछ स्ट्रगल है, हम्म। वो ज्यादा हम्म। करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही उसकी टांगे खींचते रहेंगे। तो यही तो मेरा प्रश्न है गुरुजी, कि जब भी हम फलादेश करेंगे तो जो ग्रह उस पे बैठा है तो हमें एक तो उसके कारक तत्व वाले से कंपेयर करना है, और क्या कहते हैं, मेष लगन की कुंडली से कंपेयर करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने मेष लगन अच्छा। की, आपके ये धीरे धीरे माइंड में आ जाएंगे कि सूर्य और हाँ मंगल हाँ का ये हाँ। है, और उसके साथ भी आपको हाँ। चेक करना पड़ेगा, तो ही आप एक राइट उस पे आ जाओगे, डिसीजन पे आ जाओगे कि ये ठीक है या नहीं। हम्म। ठीक है ना, यहाँ तक जी। क्लियर है। तो शनि जैसे अगर इन्हीं की कुंडली को ले लेते हैं, अगर मान लीजिए वहां शनि बैठा होता है तो कुछ कष्ट देगा जीवन में। हाँ जी, अगर लगन में शनि बैठा है तो जीवन में कुछ कष्ट देगा। कष्ट तो सर देगा ही देगा। देखिए अब सही यहाँ है, पे लगन कमजोर हो गया ना। मैं आपको हम्म। बता, शनि लगन में बैठ गया तो ये दोनों का हो गए, शत्रु हो गए। अब ये दोनों ही इसको पीछे खींचते रहेंगे, टाइम टू टाइम, हमेशा नहीं, टाइम टू टाइम ये खींचते रहेंगे। उससे क्या है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही आती रहेगी, तो स्ट्रगल होता है। शनि लगन वाले का स्ट्रगल इसलिए होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो ऊपर का एरिया हमारा, ये अगर लगन से सूर्य का देखें तो ये भी इसका डिस्टर्ब रहेगा, बिल्कुल हेल्थ होएगा। वाइज बात करें तो। हाँ बिल्कुल होएगा। ठीक है, इसको आपने जी बोलिए सर, बोल रहे थे कुछ। नहीं सर, हो गया। ये चार्ट ना आपको थोड़ा सा डीप पे जाके समझना है। हम आगे भी इसको समझेंगे, या कट गया मैं आपको ठीक करके भेजूंगा। एक दो तीन हमारे योग होते हैं, पाप कर्तरी बोलते हैं, सुना होगा कि आप लोगों ने रील्स में ज्यादातर। नहीं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई, सर इतना कोई नहीं बताता आजकल रील में। हाँ मैं आपको वही क्लियर करूंगा। ये आपने योग देखना है, आप अपने चार्ट में भी देख सकते हैं। जब कोई सौम्य ग्रह, सौम्य ग्रह में हमारे जो आएंगे, एक
ये हमारे पापी ग्रह है आगे, ठीक है ना। राहु केतु शनि और मंगल, सॉरी मंगल। और सौम्य ग्रह रह गए हमारे चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति। ये दोनों, इसके आगे और पीछे, दोनों के आगे और पीछे ये ग्रह हो, और बीच में ये तीन ग्रह आ जाए हमारे, तो वो जो बीच वाला ग्रह है उसको पाप कर्तरी, ये पाप कर्तरी होगा। बीच वाला ग्रह ना अपने फल नहीं दे पाता है, ठीक है। इसमें कैसे है कि जो सौम्य ग्रह मान लीजिए फर्स्ट हाउस में है, और सेकंड और जो 12th हाउस में जो आपके ना पापी ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, या राहु या केतु, इन तीनों में से। तो बीच वाला जो ग्रह है वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। एक तरह से वो एक ऐसा योग बन जाता है कि उसकी पावर ही ये ना एक तरह से सब कर लेते हैं। ऐसा किसी की कुंडली में योग हो, आगे और पीछे दोनों में क्रूर ग्रह हो, सौम्य ग्रह बीच में हो, तो उसके जो बीच वाला जो ग्रह है चाहे बृहस्पति, उसके भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ये 12th ये हाउस चाहे से सर किसी घर में किसी बैठा हो सर ये। पूरी पूरी 12 घरों में कहीं भी ये कॉम्बिनेशन बन जाए, सेंटर में ये ग्रह आ जाए और भी आगे पीछे हो जाए, तो बीच वाला मिडल वाला ग्रह है उसकी पावर कम हो जाती है। क्लियर है? किसी की कुंडली में है ये। सर जैसे कि एक बात बता दीजिए, मेरे 7th हाउस में राहु, मून, सैटर्न, वीनस, मरकरी, मार्स है, ठीक है। और 8th हाउस में जुपिटर है और लग्न में केतु है, तो फिर वो हम बृहस्पति को काउंट करेंगे क्या? 8th हाउस लगन वाले को क्यों कर रहे हैं मैम? आप देखिए 7th 8th या फिर 9th को कॉम्बिनेशन बनाए। मतलब उधर तो कोई है ही नहीं ना, केतु ही है लग्न में सीधे डायरेक्ट। नहीं, तो फिर केतु नहीं, और इन दोनों के फिर बीच नहीं में बनेगा। बृहस्पति तो आया। सीक्वेंस में बनेगा, देखिए 7th 8th 9th, या फिर आपका अच्छा, 5 7 इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, आगे सीक्वेंस में पीछे बने। नहीं। एक भी सीक्वेंस टूट गया फिर नहीं ये योग बनता है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है? ये आपको मिलेगा कई कुंडलियों में, वहां पे वो बोलेगा कि भैया मेरे को बृहस्पति के फल नहीं मिल रहे हैं, मेरे को शुक्र के फल नहीं मिल रहे हैं, या मेरे को चंद्रमा के फल नहीं मिले। अब इस कंडीशन में अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें क्रिएट होती है, चाहे चंद्रमा उसका उच्च कार क्यों ना हो बैठा हो। ये पाप कर्तरी योग आ जाता है। कहीं भी 12 घरों में ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। अगर किसी के तो इसका पास है। इफेक्ट क्या आएगा सर इसका? हाँ जी। इसका इफेक्ट क्या होगा मतलब? कोई सर जो इसके बीच वाला कोई ग्रह है ना, प्रभाव तो नहीं बीच होगा? वाला ग्रह हमारा बच गया चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र, तो उनके जो रिजल्ट है ना वो कम हो जाएंगे, पावर कम हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। सर गुरुजी मैं अगर वो जैसे मारक भाव में बैठ गए तो फिर इस तरीके से मारक तत्व भी कम हो जाएगा उनका। हाँ वो होएगा, कई चीजें आ जाती हैं। बोलिए सर। एक एग्जांपल दे के समझना चाह रहा हूँ। चार्ट जैसे है एक, किसी के पास मेरे, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा चार्ट बन रहा है किसी का। हाँ मेरा बन रहा है सर। हाँ, अच्छा एक ठीक है। सेकंड रुको, मैं आपको बता। मतलब मेरा नहीं बन रहा, मेरे पास एक चार्ट है वो बन रहा डेट ऑफ बर्थ बोले सर, एक मिनट। है। डेट ऑफ बर्थ बोलूँ की? हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ तो मैंने नोट नहीं कर रखी, इसमें नोटबुक में मैंने चार्ट बनाया था हाथ से। आज से बनाया है। इसमें क्या है सर, सिक्स्थ लगन का, लगन में सिक्स्थ राशि है हाँ कन्या। जी। और जो इनके फिफ्थ हाउस में सर शनि और केतु साथ हैं। जी। तो इनका सिक्स्थ हाउस में जो है शुक्र है। और इनके सेवन्थ हाउस में सूर्य है, गुरु जो है चंद्रमा है, और बुध है। ठीक है। और तो इसमें बीच में शुक्र आ रहा है ना, जैसे शुक्र आ आपने रहा कहा है है। कि, हाँ हाँ तो शुक्र आ रहा शुक्र है, के, तो शुक्र के फल वो शुक्र कम हो जाएंगे। अब इसको 6 हाउस में शुक्र है, तो शुक्र से रिलेटेड इशू रहेंगे रहेंगे। अगर वो लव जैसे कि, मैरिज या उसमें जाता है तो उसमें दिक्कतें करेंगे ये, ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी। और साथ के साथ शुक्र इसका सामने वाले घर को देख रहा, वहां पे भी दिक्कत करेंगे। सर ये टाइम टू टाइम ठीक सर होगा या मेरा एक लाइफ टाइम क्वेश्चन रहेगा था। ये इसका? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी सर, मेरी पत्रिका में मैं पूछती हूँ, जैसे कि अगर मेरे 7th हाउस में राहु है एंड 8th हाउस में जो सौम्य ग्रह है जैसे कि बृहस्पति है, हाँ जी। एंड जी हाँ बृहस्पति, और किसके साथ बैठा है वो लाइक, और नाइन्थ हाउस में शनि है। तो इन दोनों के बीच में, लेकिन जो मेरा बृहस्पति है वो मेरे दूसरे ग्रह के साथ भी बैठा है, बुध के साथ। तो बुध जो कि सौम्य ग्रह में नहीं आता है, तो ये न्यूट्रल में दोनों आता मेरे, है, हाँ जी। तो ये दोनों ग्रह मेरे इफेक्ट हो जाएंगे, इससे इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा इफेक्ट दोनों ग्रह होएंगे पे। आपको। देखिए बृहस्पति से रिलेटेड दिक्कतें रहेगी रहेगी,
ठीक है। वो बृहस्पति की पावर अभी आपको अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो आपको 36 ईयर के बाद ही मिली होगी। पहले उसको वो चीजें ना आपको बृहस्पति से रिलेटेड जितने भी फल है ना बहुत डिले से मिले होंगे या फिर काफी चीजों में दिक्कतें रही होगी। वो तो राइट है, 36 हाँ के बाद ही मैं, हाँ लाइक हाँ मेरा वो बिजनेस वगैरह चीजें हुआ रहेगी। था। अदरवाइज ये अब पापकर्तरी का टर्म का यही एक रहता है कि इसमें जब ये आ जाते हैं ना तो दिक्कतें हो रहती है। ठीक है? आपके पास चार्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बार बार आएंगे, तो उसमें ये चीज कंडीशन वो सामने वाला बोलेगा कि भैया मेरा इतना अच्छा ग्रह हो गया, शुक्र उच्च का भी हो, इवन उच्च का भी बैठा हो, स्वय राशि में भी बैठा हो, तो भी उसके फल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज आ जाती है। अब इसके लिए क्या है कि या तो उसको स्पोर्ट रेमेडी से देंगे कि उसका वो कोई मित्र की रेमेडी है उसको जो पावरफुल है, या फिर जो ज्यादा ही परेशान कर रहा है उसको वहां से जल प्रवाह करे, उसकी रेमेडी करे, तो बैलेंस होते पर सर मेरे पास जो चार्ट है ये, इसमें जो शुक्र इसका बीच में आ रहा है, इसमें शुक्र जो है वो मैरिज प्रोस्पेक्ट से भी तो देखा जाएगा, लेकिन उसका तो मैरिज में तो कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं, पार्टनर से तो उसकी कोई समस्या नहीं है। उसने बताया कि पार्टनर से तो उसका कोई ना डिस्प्यूट है ना कुछ, और उसके लिए अच्छी है वो, फाइनेंशियली भी उसको हेल्प करती है। और जब वो वर्किंग नहीं था तो उसकी उसने फाइनेंशियली भी हेल्प करी, उसकी वाइफ ने सब कुछ करा उसके लिए। हैं। और जॉब क्या करते हैं सर वो? वो तो डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये जिनकी कुंडली प्रॉपर्टी में है। डीलर है। तो यहाँ से हमारा प्रोफेशन भी देखा जाता है छठे घर से, तो उसके प्रोफेशन में अप एंड डाउन जो फाइनेंशियली चीजें हाँ वो रहेगी। डेफिनेटली आ रहा है, हाँ वो वो आ चीजें रहा है, आती रहेगी। सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ से बीमारियां भी देखी जाती है, तो शुक्र से रिलेटेड वो प्रॉब्लम भी है, है, वो मेडिकल भी है इशू हो उसको। सकते हैं। थर्ड थिंग क्या है कि सीधा घर हमारा 12th हाउस को देखता है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको देखें, फैमिली से बाहर जा भी जा सकता है वो। फैमिली से बाहर जा सकता है, हाँ वो चीजें रहेगी। मतलब या रिलेशनशिप में। या रिलेशनशिप में, या पहले होगा या अभी भी वो हाँ सारी, ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है ऊपर। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हम नोट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सर इसमें एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है ना, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग सिटी में रहे, जैसे कि मान लीजिए सपोज ये आर्मी में है, ठीक है, तो हाँ कहीं ना जी। कहीं इसको अच्छे रिजल्ट भी तो मिलेंगे ना फिर इसमें। नहीं सर, वो हम सिर्फ पाप कर्तरी योग की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया पाप कर्तरी का कंसेप्ट। चाहे ग्रह किसी भी कंडीशन में बैठा है उसके जो है ना फल कम हो जाते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हम ऐड ऑन कर रहे हैं जो हम चेक करते रहेंगे कुंडली की। वैदिक की एस्ट्रोलॉजी या हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये आपने टैरो या न्यूमरोलॉजी किया रखी है ना, वो सीधे सीधे फंडे है। ये थोड़ी सी टेक्निकली, इसको कैलकुलेशन बेस्ड मैथ बोला जाता है, जिससे ही हम चीजें हैं। जितनी आप डीप में जाओगे सर, बहुत सारी स्टडी निकली आएगी। छोटी छोटी चीज, मैं ना आपका चार्ट देखा है मैंने, ना उनको जानता हूँ मैं, जितनी चीजें बताता जाऊंगा उतनी चीजें आगे निकलती जाएगी। मैंने कई लोगों को यहाँ पे भी बताया कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी प्रैक्टिस से पता लगेगी, आपके कंसेप्ट के लिए क्लियर। रील्स देख लेना, वहां पे पाप करते लोग बोल के चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारी चीजें जब भी चार्ट आ जाए कभी ऐसा दिखाई दे तो आपको पता है। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या करना, सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे पीछे कौन सा ग्रह है, किस तरह का ग्रह है वो देखें। अगर बीच वाले ग्रह को हम पावर दे सकते हैं उसकी रेमेडी करें, अगर आगे पीछे वाले ग्रह को हम कर सकते हैं उसके जल प्रवाह वाली रेमेडी करना स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि उसकी पावर कम हो, रिमूव हो जाए। ठीक है, अदरवाइज एक और कंसेप्ट कर सकते हैं, जहां पे वो पापी ग्रह बैठा हुआ है जिस घर में, सपोज करो कि मैम कहाँ बताया था आपने, 7th हाउस में कौन था मैम? केतु, केतु। राहु, नहीं, राहु। 7th हाउस में राहु है और 9th हाउस में मेरा शनि है। शनि है, 9th हाउस में शनि है। शनि की तो आप छोड़ दीजिए, राहु के लिए 7th हाउस हमारा जो शुक्र का है, या तो ये राहु के लिए यहाँ जल प्रवाह वाले आप उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज अपने शुक्र को ज्यादा एक्टिवेट वो करके पावर देके, क्योंकि वहां पे जो बुध और शुक्र का रहता है ना, तो उसको पावर देके भी इसको बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, अब आप वो हम्म, आपका फेस निकल चुका है काफी हद तक। नॉर्मली आप ना जल प्रवाह वाली उपाय करें, चाहे नारियल जल प्रवाह करें या फिर जो है जौ वगैरह जल प्रवाह करें, ज्यादा हार्ड वाली रेमेडी करें। ठीक है, हम्म, बृहस्पति ऑलरेडी आपका एक्टिवेट हो चुका है। सर ठीक है। ऐसा ऐसा अभी मतलब स्टार्टिंग में था थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा अभी बाय गॉड ग्रेस लाइफ पर बहुत स्मूथ जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं में जो मेरा 8th हाउस है उसके जितने भी चीजें हैं उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। बिल्कुल मैम। सो जी, 8th हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, रिसर्च का होता है। तो जी, ये कहीं ना कहीं ये चीजें आप देखोगे ना, 8th हाउस से मैंने लास्ट टाइम भी बोला था,
यहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा ना वो आपका कार्मिक होएगा, ठीक है। right. बृहस्पति यहाँ पे आप स्पिरिचुअल और ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे हम्म, क्योंकि आपको जी कार्मिक जी, ग्रह क्लियर करना है। राइट। वो चीजें हम्म चलती रहती है। आगे चले फिर हम। हम्म अब ये चीजें जो बीच में घर आएगा ना, वैसे ग्रह तो देख ले, उसके उस घर से रिलेटेड भी ये दिक्कतें देते हैं ना, तो उस प्लैनेट्स को भी देखे। बीच में अगर कोई गैप आ जाता है तो नहीं है। अब एक चीज आती है, हमने नीच देखा था, नीच, ठीक है। जो नीच था ना, इसको भंग योग भी बोलते हैं। अगर किसी का नीच भंग हो जाता है तो उसको राजयोग बोलते हैं। बट ये राजयोग ऐसा नहीं है कि आपका अगर नीच का कोई ग्रह है वो हमेशा ही राजयोग होएगा। अगर भंग होता है, बट वो आपको स्ट्रगल करवाने के बाद पैसा देता है। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, किस किस की कुंडली में नीच ग्रह बैठे हुए हैं? तो मेरा चंद्रमा नीचा है। और किसकी कुंडली में बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ है सर? नीच नीच का का? ग्रह बैठा हुआ है, नीच। राहु बैठा है जैसे, नौवीं राशि। नवमी में। अब ये ना नीच भंग योग के कुछ रूल्स है कि वो आपका नीच है ना वो भंग हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि शुरू से ही वो भंग रहेगा। बट उसके बाद ये आपको पैसा देता है ये योग। और उसकी कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने उसको काउंट करना है कि है। अगर कुंडली में एक ग्रह उच्च ग्रह के साथ हो और नीच का भी हो, ठीक है, वहां पे जो ग्रह बैठा हुआ है, नीच का ग्रह बैठा हुआ उसके साथ उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो नीच भंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र और बुध मीन राशि में है, ठीक है, और बुध जो है आपका नीच का है और शुक्र जो है उच्च का बैठा हुआ है, तो जो बुध का जो नीच का जो है ना, नीच भंग हो जाएगा। क्लियर है? एक ग्रह उच्च का नीच के साथ उच्च का ग्रह बैठा हुआ है तो नीच भंग वो हो जाएगा। तो जो बुध के नीच के फल है वो नीच के नहीं उच्च के मिलेंगे, और थोड़ा स्ट्रगल जरूर देगा पहले। एक कंडीशन आ जाती है। अगर अपनी राशि में नीच का होके बैठा है, ठीक है, और उसका जो स्वामी स्वामी जो है ना, लगन भाव में चंद्रमा के साथ केंद्र में, केंद्र वाली ये कंडीशन में आपको आगे बता रहा हूँ, केंद्र वाले चीजें क्या होती है। केंद्र में हो तो भी ये नीच भंग हो जाता है और अच्छा वो रिजल्ट देता है, ठीक है। ये आपको बाद में समझाता हूँ, इसको आप नहीं टेक्निकली समझ पाओगे। यदि कोई ग्रह नीच की राशि में बैठा जी, अगर कोई ग्रह नीच का राशि में बैठा हुआ और उच्च ग्रह के साथ चंद्रमा के साथ केंद्र में, नीच का तो बैठा हुआ है और उसकी जो राशि अपनी अपनी राशि है ना केंद्र में, केंद्र के ग्रह आते हैं 1, 4, 7 और 10, ये आगे आपको तो भी ये नीच भंग हो जाता है। इसको हम बाद में करते हैं, आपको केंद्र वाली कंसेप्ट आएगी, नीच भंग को बाद में देखते हैं। ये हमारे कुछ ट्राइन होते हैं, ठीक है। और इसमें इन भावों को ट्राइन बोलते हैं, त्रिकोण भाव बोलते हैं। यहाँ पे अगर ग्रह इनका कनेक्शन बने, ये कनेक्शन बनेगा ना, ट्राइन बोलते हैं इनको, तो ये शुभ माने जाते हैं। अब कनेक्शन कैसे बनना है, पहले घर का 5वें और 9वें से एक तो चीज आ जाती है कि इनका जो स्वामी से इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, शुभ होके बैठ जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे लगन का स्वामी 5वें घर में या 9वें घर में बैठ जाए, तो ये आपस में मित्र हो तो एक तरह से अच्छे माने जाएंगे, ठीक है। पहले जो ट्राइन होता है हमारा 159 का होता है। और ट्राइन के बारे में सुना है ना आप लोगों ने? जी जी सर जी। हाँ, 159 का होता है। और उसके बाद ये तीनों जो अगर है, पहला फर्स्ट हाउस हमारा लगन है, और फिफ्थ हाउस हमारा जो है संतान का है, या फिर हमारे भाग्य जो नाइन्थ हाउस है भाग्य का है। ये जब तीनों ही मजबूत होंगे, अगर मिल नहीं रहे मजबूत भी है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो भी ये कुंडली में एक तरह से राजयोग का निर्माण बन सकते हैं।
मेरा तो लगन का धनु वो 9th में बैठा है, गुरु जैसे। हाँ जी। लगन जैसे है मेरा 9th, उसका जो लॉर्ड है वो 9th में बैठा है, गुरु मेरा 9th में बैठा हाँ तो वो अच्छा है। है। अब ये ट्राइन आता है, फिर इसको धर्म त्रिकोण बोलते हैं पहले को ना। आ, हम्म। सर अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो? उसके उसका स्वामी का देखे लिंक बन रहा है वहां पे कि नहीं। ओके। एक पांच नौ धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ त्रिकोण बोला गया है। एक छः और दस, एक दो सॉरी दो छः दस इसलिए बोला गया है। दूसरा भाव हमारा धन भाव है। छठा भाव हमारा जो है नौकरी देखी जाती है। और 10वें भाव हमारा कर्म स्थान है। इनको एक अर्थ त्रिकोण बोला गया है। उसके बाद काम त्रिकोण बोला गया है, जिसमें 3 7 और 11। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का है, जहां से हमारा साहस देखा जाता है। 7वें भाव से हमारा जो बिजनेस देखा जाता है, और 11वें भाव से लाभ देखे जाते हैं। ठीक है, काम त्रिकोण। उसके बाद मोक्ष त्रिकोण। चौथा भाव हमारा घर है, और 8वां ट्रांसफॉर्मेशन का, 12वां हमारा मोक्ष का है। इसको जो है मोक्ष त्रिकोण। ये हमारे 4 त्रिकोण होते हैं। अगर इनका अपने आपस में कहीं रिलेशनशिप हो, ठीक है, धर्म धार्मिक होएगा, अगर ये 1 5 और 9 से हो इंसान का, तो धार्मिक एक तरह से उसमें नेचर रहेगी। मैं उसकी जो है फाइनेंशियली, या फिर ये बोल सकते हैं कि पैसे के लिए बहुत ग्रेडी होएगा। 1 6 और 10 के त्रिकोण का बने, बहुत ज्यादा काम करने वाला या अग्रेसिव रहेगा। ये 3 7 और 11। उसके बाद 4 8 और 12 जो हमारे मोक्ष त्रिकोण बनते हैं। ये हमारे मेन 4 त्रिकोण बनते हैं। गुरुजी काम त्रिकोण को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी। काम त्रिकोण को 3 7 11 भाव को हाँ जी एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। मैम, थर्ड हाउस हमारा साहस का है, जहां से हम अपने में आप में ऊर्जा होती है कि मैंने कुछ काम करना है। 7th हाउस को हम पार्टनर का भी बोलते हैं, उसके साथ बिजनेस का भी बोलते हैं, पार्टनरशिप का। तो यहाँ से बिजनेस करेगा तो ही काम, कोई काम होएगा या कोई पैसा आएगा। ठीक है। और 11वां घर हमारा लाभ का स्थान है, जहां से हमें पैसा आता है, इसलिए इनको काम दो त्रिकोण बोलते हैं। और जो मोक्ष का है, चौथा घर हमारा अपने घर का अंदर माहौल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज का है। 12वें को मोक्ष का स्थान बोला जाता है। अब ये वही घर है, उनको जोड़ के एक तरह नाम दिया गया है। ठीक है। इसमें जो इसको फर्स्ट जो हमारा जो धर्म त्रिकोण है, इसको फायर ट्राइन भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि अग्नि तत्व की जो है इस पर राशियां आ जाती है। ठीक है, अगर आप राशियां देखोगे काल पुरुष की कुंडली से, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मेष राशि, सिंह राशि, सॉरी, सिंह राशि एंड धनु राशि, ये हमने जो की थी, अग्नि तत्व की राशि आती है। सेकंड है हमारा अर्थ त्रिकोण। लास्ट टाइम मैंने अर्थ का वैसे भी आपको बोला था कि ये मनी माइंडेड होते हैं, ये जो हमारे मनी वाला है। उसके बाद जो वाटर, ये जो हमारा त्रिकोण है, इसमें वाटर में क्या, पानी की जैसे लहरें उठती है, मन की लहरें, उसी तरह से है। इसमें विदेश यात्रा भी देखी जाती है, वो चीजें देखी जाती है। और नेक्स्ट है, ये हमारे त्रिकोण हो गए। ये इसी को इसी हिसाब से देखें, तो जो हमारा 1 5 9 एक हो गया। उसके बाद आपका है 2 6 10, 3 11 7, और 4 8 और 12। इस तरह से हमारे जो पूरी कुंडली में ये जो आपके 4 त्रिकोण बनते हैं, ये इस तरह से बनते हैं। अब इनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से होएगा, तो ये उसी तरह से पावर रहेगी। अभी हमने देखा है, अगर दूसरे भाव का छठे और 10वें भाव से होएगा, तो पैसे की कहीं ना कहीं कमी नहीं रहेगी, उसके बाद फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। ठीक है। अब ये आगे लॉर्ड इंटरचेंज से बनते हैं। अगर आपने उसको धार्मिक देखना है किस तरह से, 1 और 5 और 9 का, तो ये इंसान धार्मिक भी होएगा, सारी चीजें होगी, भाग्य से सारी चीजें होगी। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं भाग्य से सारी चीजें इसको मिलेगी, अगर इनका कनेक्शन बनता है। ठीक है, ये हमारे 4 त्रिकोण है जो हमने अभी देखे हैं। तो इसमें 4 8 12 को क्या कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है? सर, जैसे 4 8 12 को जो हमने दिया मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है। ठीक है। जैसे इसको कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे वाटर अर्थ फायर में वाटर जो। वाटर एलिमेंट। हाँ, वाटर। इसमें वाटर दिया है सर। जैसे एयर, वाटर, नहीं एयर आएगा सर, एयर। हाँ एयर दिया है ना, एयर आएगा, एयर आएगा। एयर ट्राइन। एयर आएगा इसमें, कट गया।
ये हमारे जो त्रिकोण है वो हमने ऑलरेडी घरों के हिसाब से ये आता है। उसके बाद आते हैं केंद्र के भाव। जो केंद्र के भाव बोलते हैं, इनको बोलते हैं, ये आपने सुना होगा भी, मेरा ये स्वामी केंद्र में बैठा हुआ, 1 4 10 और 7 और 10, ये केंद्र के भाव आ जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई ग्रह शुभ होके बैठा हुआ है केंद्र के भावों में तो ज्यादा पावरफुल होता है, त्रिकोणों से ज्यादा अच्छा है माना जाता है। कोई भी ग्रह शुभ होके बैठा हुआ है, पावर में बैठा हुआ है, तो उसकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा पावर रहेगी। क्लियर है सर? तो किसी भी घर में 1 4 7 10 किसी भी घर में बैठा है, किसी एक में भी बैठा हो बैठा या हो, चारों में बैठा होना चाहिए। हाँ, वो कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट भी बोल सकते हैं आप। ठीक अब है, इसमें सर बट वो फर्क नहीं पड़ेगा शुभ अगर उसके आगे शुभ पीछे शुभ क्रूर ग्रह कंडीशन बैठे में हैं तो। होना चाहिए, शुभ कंडीशन में होना चाहिए, पूरी उसमें हो जाए तो वो पावरफुल प्लैनेट है। मतलब आगे पीछे कोई क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। नहीं, वो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे अगर वो बैठा, क्रूर ग्रह ना हो, उससे खराब ना हो, अगर मान लीजिए दृष्टि से भी खराब नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो वो सबसे पावरफुल प्लैनेट होता है, 1 4 7 और 10 में बैठा। मतलब चारों तरफ से वो शुद्ध होना चाहिए, कहीं से कोई उसको जो है कोई मार ना कर रहा हो। हाँ जी, चारों तरफ से हाँ, वो इन चारों चारों में तरफ से, से किसी भी घर में बैठे वो हाँ, सारी जगह से, और दृष्टि से ना कहीं डिस्टर्ब होता हो, ये सारी चीजें हैं, तो ये राजयोग भी बनाता है। ठीक है, तो अकेला ग्रह पूरी कुंडली में ना ये सबसे लड़ पड़ता है। केंद्र के भाव है हमारे 1 4 7 और 10। और ये कुछ ना उपचाय त्रिकोण भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। एक सेकंड, ये समझ आ रहा है कि नहीं है जो हमारे ट्राइन है? जी गुरु जी। एक बार इसको जी थोड़ा सा सर। टेक्निकली समझे, क्योंकि ये जब आप ना एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि ये ग्रह शुभ होके केंद्र में बैठा हुआ है, या फिर वो अलग अलग उसमें बैठा हो, इस पे रहता है। उपचाय जो घर होते हैं ना हमारे, 6 8 10 और 11, ये जो घर है ना, तीसरा घर हमारा जो है पराक्रम का है, छठा हमारा रोग ऋण रिपु का है, और 10वां कर्म स्थान है, 11वां लाभ इच्छा पूर्ति। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, इनके जो ग्रह है वो ओवर टाइम टू टाइम ना पावर में आ जाते हैं। शुरू में चाहे अशुभ भी बैठे हो, धीरे धीरे ये आपके स्ट्रगल ऊपर नीचे आने के बाद ना ये आपको पावर देना शुरू कर देते हैं। अब इसको आप दो तरह से काउंट कर सकते हैं, या तो 36 के बाद बोले, या फिर एक एज के बाद है, 30 की एज के बाद ना ये अच्छे फल देने शुरू कर देते हैं। ये जो त्रिक भाव है, ये आपने बड़ी बात सुनी होगी, त्रिक 6 8 12, इन घरों को अच्छा नहीं मानते। यहाँ पे कोई भी ग्रह चाहे अच्छी कंडीशन में है चाहे बुरी कंडीशन में है, वो दुख और बाधा ही देते हैं। छठा हमारा रोग ऋण रिपु का है, 8वां हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मृत्यु का है, चेंज का है ये, और 12वां हमारा खर्चे का है, और जो उसका है आपका मोक्ष का है। तो इन घरों में से अगर ये खाली है, वैसे तो यहाँ पे बोला जाता है छठे में कि आपके क्रूर ग्रह होने चाहिए, 8वें को खाली रखेगा तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जब भी अगर हम वर्षफल देखते हैं, वर्षफल का मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा लास्ट में सबसे, तो इन घरों की ना जो हमें रेमेडीज करनी पड़ती है, अगर यहाँ पे ग्रह है कोई भी, ये प्रॉब्लम ये देंगे देंगे आपको, तो इनके उपाय किए जाते हैं। ये ज्यादातर इसमें चेंज आध्यात्मिक सारी चीजें रहती है। 6 8 12 में हमेशा बोला जाता है कि जो ग्रह बैठे हुए आपको प्रॉब्लम देंगे। ठीक है? 6 8 12 को इसलिए भी होता है, छठे घर से और 8वें घर से मेडिकल इशू भी बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं। 12वां हमारा वैसे भी हॉस्पिटल का है, तो ये बीमारियों के घर भी बोले देखे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां इन्हीं घरों से रिलेटेड होती है। सर जी, ये चंद्रमा का इन 6 8 12 में कोई ऐसा फिक्स रूल है कि चंद्रमा अगर इनमें हो या चंद्रमा की राशि भी आ रही हो इसमें, तो उस बंदे को मोती कभी भी नहीं करना चाहिए? हाँ, वो काफी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। 6 8 12 में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को ना नॉर्मल चीज बता दो, नजर दोष बहुत जल्दी लगती है और किया करा 1 मिनट में हो जाता है।
ठीक है, अगर कोई ट्राई करेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा चंद्रमा, खासकर चंद्रमा। और ग्रहों के लिए भी ये खराबी माने जाते हैं, चंद्रमा इनमें ज्यादा प्रॉब्लम देता है 6 8 12 में। अगर किसी का हो इनमें ना, तो इन पे बार ज्यादा से ज्यादा टाइम ना नजर दोष लग जाती है, कुछ भी करेंगे सामने वाले ने टोक दिया तो ये बीमार पड़ जाते हैं, इस तरह की कंडीशनें रहती है। तो यहाँ पे जरूर देखना आपने 6 8, जब भी कुंडली देखनी है 6 8 12 में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड आपको उसके में ना ये रिसर्च करें कि उस ग्रह के से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद कल एक बात हुई थी हमारी, किसी ने स्टार्ट की थी कि घर भी देखते हैं एक दूसरे को। पहला घर, घर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे ग्रह को आप काउंट ना करें। फर्स्ट हाउस सेवंथ को देखता है, अगर फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ, सेवंथ में कोई ना बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं उस पे जो है ना फर्स्ट हाउस का जो है एक तरह से लीडरशिप रहती है। ठीक है, पहला घर 7वें घर को देखता है, दूसरा घर 8वें घर को देखता है, तीसरा घर 9वें को देखता है, चौथा आपका 10वें को सीधी उससे है, और 5वां घर 11वें को, छठा घर 12वें को देखता है। ये आपस में देखते हैं, अगर ग्रह बैठे हुए तो देखेंगे। सेवंथ एस्पेक्ट सभी का है, ये हमने क्लियर कर लिया। अगर वो वहां पे एक घर में ग्रह बैठा हो दूसरे में नहीं है, तो उसका भी तो एस्पेक्ट पड़ ही रहा है, तो आपस में एक दूसरे को देखते हैं, घर भी देखते हैं ग्रह भी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही जो है जोड़ी बना के बैलेंस करते हैं। अगर इसमें क्या है कि आपके राशि भी दोनों के एक जैसी है तो उसको अच्छे फल देंगे, अगर दोनों की राशि एंटी आ जाती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। ये केंद्र के भाव है, मैंने जो आपको बताया है 1 4 7 और 10, इनमें अगर कोई ग्रह आ जाए तो शक्तिशाली होगा, स्थिर रहेगा, और जो लाइफ है अच्छी रहेगी। त्रिकोण के भाव है 1 9 5, शुभ भाग्य और लाभ में सॉरी भाग्य और ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि 5वां घर बृहस्पति का जो कारक माना है, इस 9वां हमारा लाभ स्थान है, और लगन है, और आपका ये आपका संतान का है, और ये आपका भाग्य का है। ठीक है, और उपचाय में है कि समय के साथ वृद्धि होगी, जब टाइम, ये इनके जो प्लैनेट है ना, एक टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे फल देने पड़ेंगे। और त्रिक भाव जो बोलते हैं, ये बाधा और परिवर्तन, लॉस, ये सारी चीजें जनरेट करें। धर्म त्रिकोण में वो ऊपर चीजें आ गई है, जो हमारे यही हमने त्रिकोण किया है वही चीजें है, अर्थ त्रिकोण और इच्छा त्रिकोण। इस तरह से ये जो हमारे ट्राइन है ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब ये एक दूसरे से जुड़ से संबंध बनाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। क्लियर है सर? जी सर जी। ये ट्राइन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ हाँ जी सर जी। बाकी लोगों को? जी जी। जी सर। हाँ जी आ, सर, हो गया। अभी एक पीछे ना हमने नीच भंग का जो छोड़ी थी ना, उसको एक बार देख लेते हैं, नीच भंग का ना। वहां पे इसलिए आ रहा था कि हम लोग, क्योंकि आप लोगों को ना नीच बहुत ज्यादा बार ना कुंडलियों में नीच मिलेगा, आपकी अपनी कुंडलियों में भी होएगा, बट कहीं ना कहीं वो राजयोग कारक भी माना जाता है। सर ऐसा कहते हैं नीच ग्रह जो होता है जिस घर में, उसे 7वें घर में वो अच्छे परिणाम देता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि साथ में घर में, हम ये कंडीशन देखेंगे कि जैसे है, केंद्र के घर बोले थे हमने 1 4 7 और 10। ठीक है, हम्म। अगर नीच अपनी राशि में अगर नीच होके बैठा है और उसका स्वामी, ठीक है, हम्म। मान लीजिए बुध एक नीच होके बैठा है, ठीक है, हम्म। उसकी राशियां कहाँ कहाँ है, 3 और 6, हम्म। वो कहीं पे केंद्र में जाके किसी उसके साथ शुभ के साथ बैठी हो तो वो नीच भंग हो जाएगा, 1 4 उसमें। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। एक चीज आती है। उसके बाद कंडीशन अगली क्या है कि यदि नीच की राशि अपनी राशि में अ, नीच राशि में बैठा हो और स्व राशि में उच्च है, और केंद्र में वो चंद्रमा के साथ है या केंद्र में है, और फिर भी वो नीच भंग हो जाता है, 1 4 7 और 10 में है तो भी नीच भंग हो जाएगा। उदाहरण के लिए क्या है, शनि नीच है मेष राशि में, 1 नंबर राशि में जो है नीच का माना गया है। ठीक है, हम्म। और उच्च
सूर्य उच्च है मेष राशि में, सूर्य, सातवें में। हाँ सूर्य एक में उच्च है, और सूर्य चंद्रमा केंद्र में एक स्थान में बैठे हो, केंद्र में बैठे हुए दोनों ही ना, ये केंद्र में बैठे हुए, 1, 4, 7 और 10 में, तो एक राजयोग का वो बनाएंगे ये। ठीक है। यदि किसी की कुंडली में नीच ग्रह का स्वामी, नीच ग्रह का स्वामी दृष्टि से, और नीच ग्रह के स्वामी की दृष्टि, और नीच ग्रह एक ये मैं आपको एक इसमें बताता हूँ। मान लीजिए बुध नीच है मीन राशि में, ठीक है, और मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति, और गुरु। बृहस्पति की जो दृष्टि बुध पे पड़ रही है, तो वो नीच भंग हो जाएगा। मीन राशि में नीच का है, और नीच का जो स्वामी है बृहस्पति है, और कहीं उस पे उल्टी बृहस्पति की दृष्टि पे पड़ रही है, तो नीच भंग हो जाएगा। चाहे कोई सी भी दृष्टि हो। हाँ कोई सी भी दृष्टि हो तो नीच भंग हो जाएगा। ठीक है? ये मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझना, अगर नहीं समझा है तो मेरे, हम जब आगे करेंगे ना नीच को देखेंगे तो उस टाइम भी इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। और इसकी अगली कंडीशन है कि अगर किसी ग्रह की नीच की राशि का स्वामी उच्च राशि के स्वामी से परस्पर संबंध केंद्र में बनाए, केंद्र आपको याद हो जाना चाहिए 1, 4, 7 और 10, केंद्र हमारे वही है 1, 4, 7 और 10, ट्राइन मैंने इसको काउंट करें तो ये रहेगा मंगल की नीच राशि, मंगल की नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है। एक ओके, हाँ देखिए मंगल जो है ना इसमें वृषभ राशि में नीच होता है, ठीक है ना, और उच्च जो उसकी जो उच्च कहाँ पे है, शनि उसमें उच्च है। ठीक है। अगर ये 10th और दोनों 11वीं ही, राशि में। हाँ अगर दोनों ही केंद्र में आ जाए ये, तो वो फिर भी नीच भंग हो जाएगा। केंद्र, फिर केंद्र के, आपको केंद्र के घर पता लग गए कि नहीं? जी सर जी। जी सर। सभी को लगे केंद्र के घर 1, 4, 1, 7, 4, 10। 7, 10 7, 10। 7 और 10, तो इनका अगर केंद्र के साथ संबंध आ जाए तो ये नीच भंग हो जाता है। हम्म। और एक और कंडीशन आ जाती है, अब नीच का ग्रह अगर बकरी हो, आपने ये जरूर देख लेना, ये शॉर्टकट तरीका है, नीच का भी और बकरी भी है तो भी नीच भंग हो जाता है। फिर उसको आप कोई और कंडीशन ना में देखिए कि नीच का ग्रह बैठा हुआ है और बकरी है, तो वो नीच भंग ही माना जाएगा। और ये क्या है कि जैसे स्ट्रगल करवाएगा उसके बाद फाइनेंशियली अच्छा करेगा ये ग्रह। किसी का नीच का ग्रह बकरी होके बैठा हुआ है, यहाँ पे है किसी का कोई नीच ग्रह और बकरी हुआ है? अरे जब चार्ट खुलेंगे जब भी पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है ना, अब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें समा हाँ, चुकी हैं। आपने ना मेरी बात सुने, इसमें आपको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। एक तो केंद्र के भाव आपको याद हो गए, ठीक है, और दूसरा चीज आपने दो कंडीशनें आप मेनली याद रखें। जो भी नीच का ग्रह है अगर बकरी है तो उसका नीच का जो है ना वो नीच भंग हो जाएगा। और राजयोग यहाँ पे बार बार इसलिए लिखा गया है कि ये स्ट्रगल करवाने के बाद फाइनेंशियली अच्छा करते हैं। क्लियर है सर? सर तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह जो नीच का है अगर वो केंद्र में बैठ जाता है तो हाँ वो शॉर्ट, हमारे लिए शुभ हो जाएगा, हाँ मतलब फिर वो वो शुभ हो भंग जाएगा, हो गया। भंग हो अच्छा। जाएगा। और उसके ऊपर और कंडीशन आप अप्लाई कर ले कि अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो 100% भंग हो गया। ओके। ठीक है। अगर दृष्टि केंद्र के कौन हमारे ग्रह भाव है 1, 4, 7 और और 10, चार 10। चार आपने ये देखना है कि आपका जो कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है अगर केंद्र में है, ठीक है, पहली चीज शॉर्टकट इसको याद करने का सोचते हैं, आप इसको नोट भी कर ले प्लीज, जिसको नोट करना है ये नहीं पढ़ना है। पहले तो है कि कोई ग्रह नीच का है और बकरी है तो नीच भंग हो गया, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोई भी है वो राजयोग भी बनेगा, वो कब बनेगा? थोड़ा स्ट्रगल करवाने के बाद, नीच वाले ग्रह स्ट्रगल करवाने के बाद पैसा भी बहुत देते हैं। सेकंड थिंग, नीच का ग्रह अगर केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7 और 10 में बैठ जाए,
एक चीज है तो भी अच्छे शुभ, अगर उसके साथ के साथ उस पर किसी की दृष्टि अच्छी पड़ जाए, किसी शुभ ग्रह की बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो वो प्योरली नीच भंग हो गया। तीसरी कंडीशन ये है, वो नीच का ग्रह बैठा हुआ है, उसके साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है केंद्र में, सिर्फ केंद्र में ही देखे तो भी वो नीच भंग हो गया। तीन कंडीशनें आप याद रख लो, बाकी चीजें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन सर जी, जैसे बुध अगर चौथे घर में बैठा है नीच का होके मीन राशि में, है ना, जी। और वक्रीय भी है और अस्त भी है, मान लो सपोज करो, तो फिर पहले ही अगर बकरी है और अस्त भी है, तो पहले तो बकरी वाले नीच भंग तो उसका कंप्लीट हो गया। नीच भंग कंप्लीट मान ले इसका। हाँ, अब अस्त अस्त में क्या है, अस्त में तो वो ये नहीं है कि दोनों ये चीजें आएगी, आपको ये दोनों इकट्ठे भी मिलेंगे, बहुत सारी कुंडलियों में मिलेंगे। हम्म। अस्त के फल नहीं कटेंगे उसके। अस्त के फल नहीं कटेंगे। हाँ, अस्त नहीं, अस्त को वो पावर नहीं मिलेगी, अस्त को वही रहेगा, पर नीच, अब एक ग्रह नीच भी है और अस्त भी है, फिर तो वो बिल्कुल ही हेल्पलेस है। मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि 50% हाँ, उसका रिकवरी कट होगी, गया, रिकवरी रिकवरी होगी, होगी, 50% रिकवरी पर होगी। 50% अभी भी वो है हानि हाँ में। जी जी। उसके हमें उपाय उसको बताने पड़ेंगे। हाँ, ये तो तीन सर इस कंसेप्ट हिसाब से आपने। मेरा तो खत्म ही हो गया हाँ जी। कि मेरा जो है चंद्रमा नीच का जो है कुंभ हम्म। राशि में और, और 7वें घर में बैठा है। 7वें घर में बैठा, उस पर दृष्टि पड़ रही है किसी शुभ ग्रह की? सामने से तो कोई दृष्टि नहीं पड़ रही सर, बाकी मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं बाकी ये देख देख रहा ले, हूँ कि उस हिसाब से एक चार आपको सात आइडिया। 10 के अंदर बैठ रहा है कि 7वें घर में अगर वो बैठ गया है तो खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो जाता है, बाकी उस पर दृष्टि पड़ गई तो बिल्कुल ही खत्म हो सर जाएगा। अगर मान लो इनके उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो वो भी तीसरी, जिसको क्रूर माना जाता है, फिर क्या करेंगे? शुभ ग्रह की फिर नहीं वो होगा, अगर केंद्र में है, केंद्र सिर्फ और में तो सिर्फ हट शुभ जाए। ग्रह की दृष्टि मानेंगे ना? हाँ, शुभ ग्रह की दृष्टि मानेंगे। ठीक है सर। ये कुछ कंसेप्ट थे टेक्निकली। अब हम कुंडली को ओवरऑल देख सकते हैं कि क्या उसमें गुड है क्या बैड है। ठीक है, इसके बाद हम 1 से 12 घर देखेंगे। अब आपने प्रिडिक्शन करने का थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रिडिक्शन की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे मैम ने स्टार्ट किया था आज ना शुरू में, कि ये लॉर्ड यहाँ पे बैठ गया तो उस घर को आप पहले माने। आपको पता है कि 11th हाउस से हमारे क्या क्या चीजें देखी जाती है। कोशिश करें कि संडे के दिन ना जो हमने 1 से 12 घर देखे हैं ना, उनसे क्या क्या चीजें देखते हैं ना, जो कारक चीजें होती है उनको एक बार रिवाइज करें, तो ही आपको पता लगेगा अब ग्रह कहाँ बैठ गया, तो उस किस पर्टिकुलर आपके हिस्से में वो प्रॉब्लम करेंगे, किस पर्टिकुलर सेक्टर में दिक्कत करेंगे। ठीक है, जैसे अभी सर से बात हो रही थी शुक्र के लिए, तो शुक्र में हमें पता है कि छठे घर के लिए, छठे घर से क्या देखे जाते हैं, हमारे रोग ऋण रिपू देखे जाते हैं, एक चीज है नौकरी देखी जाती है, शत्रु देखे जाते हैं, ये सारी चीजें। तो उस मामा को देखा जाता है, तो ये इनसे पूछ लेना सर कि कहीं मामा को भी दिक्कत है, या तो उसकी बनती नहीं होगी उसके मामा के साथ, या मामा को या मामा के बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आगे काउंट करेंगे जब हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो 6th ये, हाउस से देखा जाएगा सर मामा? हाँ, मामा शिक्षा से देखा जाए। तो ये चीजें आपको मैंने उस पे सारे में करवाई, अगर कहीं बच जाती है तो वो चीजें आप ना एक बार देखें। अब मैं आपको कुंडलियां जो भेजूंगा, उसको आप ना ग्रुप में ही देखें, ऐसे चार्ट भेजूंगा। पहले उसमें से एक बार अगर कोई कर सकता है, इनिशिएटिव कर सकता है, लॉर्ड वाले रिकॉर्डिंग में ही बात करें, ताकि सबका रिवीजन होता रहे। और उसके बाद उच्च नीच आपके पास वैसे तो उसमें चार्ट में होता है, पर आप फिर भी उसको देखें कि क्यों उच्च है क्यों फिर नीच है। कोशिश करना चार्ट के साथ अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो, कि हमें भी सॉफ्टवेयर में खोल के ट्राई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भी शेयर करूंगा। और उसको फिर आप देखें कि नहीं है। उसके बाद डिग्री जो हमने आज तक किया, कोई भी एस्पेक्ट ना छोड़े प्लीज, कि उससे छोटी छोटी चीजें, डिग्री को भी देखे, सारी चीजों को देखे। यहीं से अब हम लोग है ना एक प्रोडिक्शन करने के लेवल पे आ चुके हैं, एग्जैक्ट प्रोडिक्शन विद लॉजिकल और विद डिसीजन के साथ, कि हमारे पास फैक्ट्स है कि हम अच्छा बोल सकते हैं या बुरा बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर जी। और जो क्लास नहीं ठीक लगाते हैं है। प्लीज रिकॉर्डिंग रेगुलर देखे साथ में, तो ही चीजें क्लियर होएगी, अदरवाइज ये चीजें मिस होती जाएगी। ठीक है, और रेगुलर क्लासेस का मतलब ये है कि आपका एक फ्लो ना टूटे। कल हमारी वैसे क्लास नहीं है, इसको आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो पता लगेगा कि कैसी चीजें चलती है। ठीक है, कल मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें आपने देखना है कि
जैसे हमारे मित्र शत्रु, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए, वो मैं कल आपको शेयर करूंगा। उसको देख के आप ना प्रिडिक्शन करना भी स्टार्ट करें। कहीं हो सकता है कि आप भी गलत हो या मैं भी गलत हूं, तो ऐसा ना झटके कि आपने गलत प्रिडिक्शन दे दी है, गलत बात बोल दी है, तो ग्रुप में जरूर शेयर करें। उससे क्या है कि हम करेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है सर सर। जब पर्टिकुलर आप एक चार्ट दोगे जो हमें एक